साना साना हाथ जोड़ी। इस यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका मधु कांकरिया का जन्म 23 मार्च 1957 को कोलकाता में हुआ। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया है। इन्होंने कई लोकप्रिय उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत, सूखते चिनार। इसके साथ ही इन्होंने कई बेहतरीन कहानी संग्रह भी लिखी हैं, जैसे कि बीतते हुए और अंत में ईशु, चिड़िया ऐसे मरती है, युद्ध और बुद्ध। मधु कांकरिया जी ने यात्रा वृतांत और अनुवाद भी किया है। साथ ही इन्होंने प्रसार भारती के लिए टेलीफिल्म रहना नहीं देश वीराना है की पटकथा लेखन किया। आपको कथाक्रम पुरस्कार, हेमचंद्र स्मृति साहित्य सम्मान, समाज गौरव सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हिमालय की यात्रा को जाते हुए सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक के सौंदर्य को यथार्थ और कविता के एक मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया है। व्याख्या। पाठ साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखित एक यात्रा वृतांत है। इस शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर। लेखिका अपनी हिमालय यात्रा के दौरान सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंची। तब वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर इस यात्रा वृतांत को लिखने से अपने आप को रोक न पाईं। लेखिका जैसे ही गैंगटॉक पहुंची तो आकाश में देखकर उन्हें लगा मानो आसमान जैसे उल्टा हो गया हो और सारे तारे बिखरकर नीचे की ओर गिर रहे हों। अगले ही दिन लेखिका ने सुबह सुबह एक नेपाली युवती के मुंह से एक प्रार्थना सुनी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौसेली। इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है। मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी अपनी बालकनी से न देख सकी, लेकिन सामने ही रंग बिरंगे फूलों को देखकर उनका मन खिल उठा। उसके बाद वह अपने गाइड जितेन नार्गे के साथ गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूमथांग के लिए रवाना हो गईं। वहां जाते हुए रास्ते में उन्हें कई सफेद और रंगीन झंडे दिखाई दिए। गाइड जितेन नार्गे ने उन्हें बताया कि वहां के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं। ये झंडे उन्होंने ही लगाए हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थल पर 108 सफेद झंडे फहरा दिए जाते हैं। और जब कोई नया कार्य शुरू करना होता है तो ये रंगीन झंडे लगाए जाते हैं। यहाँ के लोगों की आस्था देखकर लेखिका ने माना कि पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। सभी भारतीय आस्थावान, श्रद्धा भक्ति और ईश्वरीय कल्पनाएं लगभग एक सी हैं। जीप थोड़ी और आगे बढ़ी तो रास्ते में कविलोंग स्टॉक नाम की जगह आई, जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। रास्ते में लेखिका ने एक छोटी सी कुटिया के अंदर एक घूमता हुआ चक्र देखा। पूछने पर गाइड ने बताया
कि ये धर्म चक्र है जिसे प्रेयर व्हील कहा जाता है और इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर बढ़ते गए, नीचे के लोग बौने दिखाई देने लगे और पेड़ पौधों के बीच घर ताश के घरों जैसे दिखाई देने लगे। हिमालय का विशाल रूप अब प्रकट होने ही वाला था। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बने रास्तों की चौड़ाई छोटी होती चली गई। बीच बीच में रंग बिरंगे फूल भी आकर मन को प्रफुल्लित करने लगे। रास्ते घुमावदार और सकरी होते चले गए। हिमालय की इस मनोरम सुंदरता को देखकर सभी यात्री गीत गुनगुनाने लगे। तिस्ता नदी, जो कि सिलीगुड़ी से ही उनके साथ साथ चल रही थी, ऊपर की ओर कल कल करते झरने थे तो नीचे की ओर चांदी की तरह चमक रही थी। तभी जीप रुकी और गाइड ने कहा कि ये 7 सिस्टर्स फॉल है, जिसमें 7 अलग अलग झरने बहते हैं। इसकी पवित्रता और शीतलता से भरी संगीतमय आवाज को सुनते ही मानो अपनी आत्मा का संगीत सुनने लगी। वहां से वे आगे बढ़े तो बादलों के बीच से हिमालय के विभिन्न रूप दिखाई देने लगे। हरियाली बिखेरे हुए, कहीं पीले तो कहीं उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। जगह जगह प्रियोता और रोडोडेंड्रों के फूल थे। प्रकृति के इस विरत रूप के दर्शन से लेखिका की आत्मा शुद्ध होने लगी। वह सुबह सुनी हुई प्रार्थना बोलने लगी कि साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौसेली। कुछ ही देर में लेखिका को सुंदर वादियों में काम करती कुछ पहाड़ी औरतें और भारी सामानों को ढोते आदमी दिखाई दे रहे थे। इनकी कड़ी मेहनत देख लेखिका को गैंगटॉक वास्तव में मेहनतकश बादशाहों के शहर होने का भाव सार्थक करता है। वे लोग और ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे थे कि 7-8 साल के कुछ बच्चे स्कूल से पैदल लौटते हुए उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन गाइड ने लेखिका को बताया कि ये लोग रोज इसी तरह 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई करके स्कूल जाते हैं। बच्चे आते समय अपनी माँ के साथ काम भी करते हैं। लेखिका को आदिवासी औरतों और इन बच्चों का ये कष्टमय जीवन देखकर बहुत दुख हुआ। महिलाएं सड़कों की मरम्मत के लिए पत्थरों को तोड़ने से लेकर अपने बच्चों को पीठ पर बांधे खेतों में मजदूरी तथा जंगलों से लकड़ियां ढोने जैसे कठिन काम करती हैं। यूमथोंग की ओर जाते हुए लेखिका को लायुंग की एक छोटी शांत बस्ती में रात बितानी पड़ी। तिस्ता नदी के किनारे एक छोटे से लकड़ी के घर में। वहां प्रकृति के इस शुद्ध रूप को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि हमारी आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके उसे क्षति पहुंचाई है। लायुंग में बर्फ देखने की इच्छा से लेखिका सुबह ही नदी किनारे टहलने के लिए चली गईं। वहां उन्हें सिक्किम के एक युवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते अब स्नोफॉल, बर्फबारी कम हो गई है। लायुंग में लेखिका की बर्फ देखने की इच्छा पूरी न हो सकी तो उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कटाओ जाने का निश्चय किया, जो कि वहां से 500 फीट की ऊंचाई पर था। लेखिका की सहेली मणि ने अपने अनुभव बताते हुए कहा, नहीं, स्विट्जरलैंड ना इतना ऊंचा है न ही इतना सुंदर। कटाओ रास्ता धुंध से भरा और बहुत जटिल था। एक छोटी सी चूक जान से हाथ धोने के लिए पर्याप्त थी। रास्ते में सावधानी सूचना में लिखा था कि इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स द स्पीड।
जब वे निर्मल बर्फ से ढके कटावों पहुंचे तो वह चांदी जैसा चमक रहा था। साबुन की झाग की तरह सब ओर बर्फ फैली थी। इस सुंदर दृश्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेखिका को लगा कि असल में कटायों के ये हिम शिखर पूरे एशिया के जल स्तंभ हैं। प्रकृति की कितनी नायाब व्यवस्था है। सर्दियों में बर्फ रूप में जो जल संग्रह होता है, वही बर्फ गर्मियों में पिघलकर जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। लेखिका की सखी मणि ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। इनके कारण संसार कितना सुंदर है। कटाओं का सौंदर्य अनूठा है। यहाँ दूर दूर तक केवल स्वर्ग सी प्रकृति का ही विस्तार है। सैलानी यहाँ आकर प्रकृति की गोद में खो से जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ कोई दुकान तक नहीं है। सफर आगे बढ़ा तो पता चला कि वे लोग भारत चीन सीमा के निकट पहुंच चुके थे। आसपास सैनिक छावनियां भी दिखने लगी थीं। यहाँ पेट्रोल के सिवा सर्दियों में सब कुछ जम जाता है। एक छावनी पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। कटाओं से जब वे वापस यूमथांग पहुंची तो वहां की चिप्स बेचने वाली एक सिक्किमी महिला ने स्वयं को इंडियन कहकर परिचय दिया तो लेखिका को बहुत खुशी हुई। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। खेदुम पहुंचकर गाइड से पता चला कि लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। वे इन पहाड़ों, नदियों, झरनों की पूजा करते हैं। इनका मानना है कि यदि हम इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। लेखिका के यह कहने पर कि कभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, गाइड ने बताया, गैंगटॉक नहीं मैडम, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब ही है पहाड़। आइए अब इस यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी का हम गहराई से विश्लेषण करें। प्रस्तुत यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका मधु कांकरिया ने अपनी हिमालय यात्रा का वर्णन किया है, जिससे उनके प्रकृति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। वे प्रकृति के सौंदर्य में खोकर अपने आप को धन्य समझती हैं। अपनी यात्रा में उन्हें पहाड़, सर्पीले रास्ते, नदियां, झरने, फूल आदि ने बहुत मोहित किया। लेकिन स्वर्ग जैसे इन स्थानों में स्त्रियों और बच्चों की स्थिति पर दया भाव भी महसूस हुआ। लेखिका मधु कांकरिया ने इस पाठ को यात्रा वृतांत शैली में लिखा है। इसकी भाषा अत्यंत सरल है। क्षेत्रीय भाषा में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तिब्बती तथा नेपाली के कुछ शब्द गीतों में सुनने को मिलते हैं। मुख्य बिंदु: लेखिका ने अपनी यात्रा में गैंगटॉक के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन का वर्णन किया है। वहां की मान्यताओं एवं रीति रिवाजों के बारे में बताया है। हिमालय के घुमावदार एवं संकरे रास्ते तथा फूलों की वादियों के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया है। लेखिका ने आदिवासी औरतों और बच्चों के जीवन को कष्टमय बताते हुए अपना दुख प्रकट किया। कारखानों और गाड़ियों का धुआं, कारखानों के दूषित जल को नदी में बहा देना इत्यादि कारणों से लेखिका की प्रकृति के प्रति चिंता दिखती है। आशा है इसे पढ़कर युवा वर्ग अपनी जिम्मेदारी समझेगा और प्रकृति का संरक्षण करेगा।